नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गैरसैंण में होगा धामी सरकार का बजट सत्र। 7 जून को सत्र आयोजित करने के लिए शासन ने भेजा प्रस्ताव। आम बजट में शामिल होंगे आम जनता के सुझाव। चंपावत उपचुनाव के लिए बचा 10 दिन का समय। जीत के दावे के साथ बीजेपी चुनाव को बता रही एक तरफा, तो कांग्रेस कर रही खटीमा का इतिहास दोहराने की बात। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, हर फैसले के बाद बैकफुट पर आ रही सरकार। 15 दिन के बजाय 5 दिन की होगी कटौती। और चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालु की संख्या फुल होने से 7 दिन के लिए पंजीकरण बंद। ऋषिकेश में फंसे कई हजार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन अलर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे प्रदेश के बजट की। धामी सरकार आगामी बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेज चुकी है। 7 जून को गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज दिया गया है। विधानसभा सचिवालय में तैयारी के लिए शुरू करने की बात भी कह दी गई है। बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा। आपको बता दें कि सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार के बजट में आम जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बजट पूर्व संवाद को आयोजित भी कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ये टेंटेटिव डेट है, और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने बताया कि आगामी 30 मई से 15 जून तक देश भर की तरह उत्तराखंड में भी बूथ स्तर तक कार्यक्रमों के आयोजन करने की बात सामने रखी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना और हर घर नल से जल योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है, और इसके अंतर्गत उत्तराखंड सहित देश में सभी प्रदेशों में कार्यक्रम होंगे, और प्रदेशों के साथ ही जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, लाभार्थी और अन्य सभी वर्गों के लोगों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल विकास सेवा योजना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सेवा योजन विभाग को उत्तराखंड की आउटसोर्स एजेंसी बनाए जाने पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को प्रस्ताव बनाए जाने के भी निर्देश दिए। प्रस्ताव तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। आज एक विभागीय हमने मीटिंग ली है, जिसमें कि हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सारे अधिकारियों को बुलाया था। हमारे कार्मिक और हमारे लीगल सेक्शन के सारे लोग आए थे। कोशिश यही करी है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी उत्तराखंड में बनाया जाए। 23 हमारे पास कार्यरत कार्यालय हैं, हमारे पास 8.5 लाख लोग पंजीकृत हैं, और हम उपनल और पीआरडी के माध्यम से लोगों को आउटसोर्सिंग पे ले रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले थी। तो मेरा बस इतना ही, सारे अधिकारियों को बुला के आज एक विचार विमर्श किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये प्रपोजल रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ गन्ना किसानों के साथ भी बैठक की। बैठक में किसानों ने गन्ने से जुड़ी कई समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। साथ ही चीनी मिलों के नवीनीकरण और खाली पड़े
पदों को भरने की भी मांग उठाई। बैठक में मौजूद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। आज किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके सारा संगठन हमसे मिलने आया था। उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं सामने रखी हैं। किसान भाइयों की समस्याएं हैं, मिलों को लेकर समस्याएं हैं, कुछ पर्चियों के लेकर उन्होंने समस्याएं सामने रखी हैं और हमारे सारे अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं। अच्छी वार्ता हुई है और लंबी वार्ता हुई है और उनकी जो समस्याएं हैं मैंने उनको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द उसका समाधान होगा और इस बार जो है पराई सत्र से पहले चीनी मिल सुचारू रूप से हम चलाएंगे। मेंटेनेंस उनकी अच्छी होगी और किसान भाइयों को राहत। चंद दिन का खेल बचा है। चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव का 31 मई को मतदान और 3 जून को नतीजे। लेकिन इन सब के बचे दिनों में राजनेता कैसे शांत हो सकते हैं? अब भाजपा को इस बात से परेशानी हो रही है कि कांग्रेस मैदान में प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रही है और कांग्रेस कह रही है भाजपा हमें खटीमा में भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उनके पैराशूट प्रत्याशी जो हैं वो अपनी सीट गंवा बैठे थे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में हुआ 5वां विधानसभा चुनाव अब भी अपनी यादों को ताजा किए हुए है। इसकी वजह चंपावत सीट पर हो रहा उपचुनाव है। उपचुनाव के प्रत्याशी सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी मैदान में है, जो कई वक्त से चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने की राह तलाश रही थी। इन प्रत्याशियों के अलावा मैदान में 2 और प्रत्याशी हैं। सपा ने चुनावी समर में मनोज भट्ट को उम्मीदवार बनाया, वहीं हिमांशु गढ़कोटी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। चुनाव नजदीक है, प्रत्याशी जनता का समर्थन हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के कम वक्त में नेता अब अपने बयानों से सियासी पारा हाई कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शदाब शम्स ने एक बार फिर कांग्रेस पर उपचुनाव को लेकर निशाना साधा। शम्स ने कहा, चंपावत में भाजपा के हक में माहौल बना हुआ है, क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार ही फीका है। शम्स का कहना है कि फीके प्रचार प्रसार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस उपचुनाव में कितना पीछे है, या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं। चंपावत चुनाव में मुझे लगता है कि वो वन साइडेड चुनाव है। युवा मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी जिस तरह से युवाओं के बीच में है, वो युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं, माताओं की बहनों की पहली पसंद बने हुए हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज रणछोड़ दास बनकर रण छोड़ चुके हैं, एक बहन के पल्लू के पीछे छुप के बैठे हैं। भाजपा प्रवक्ता शम्स के दिए बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सीएम धामी पर खटीमा सीट हारने के तंज को कसती हुई दिखाई दी। खटीमा का इतिहास कांग्रेस एक बार फिर दोहराएगी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा ने कहा कि भाजपा के पैराशूट प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट के बाद अब चंपावत सीट को भी हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पैराशूट प्रत्याशी हैं, जिनको चंपावत से लगे खटीमा से भुवन कापड़ी जी ने हराने का कार्य किया है, तो वहाँ भी हमारा जोश उतना ही था जितना चंपावत में है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी विजय के साथ हम चंपावत की सीट जीतेंगे और खटीमा का इतिहास दोहराएंगे। खैर, नेताओं के चुनावी वार पलटवार का खेल कुछ दिन ही चलेगा। चंद दिनों बाद चंपावत की जनता प्रचार प्रसार से एक कदम आगे बढ़कर अपने उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने धामी सरकार को घेरा है। गरिमा ने कहा है कि प्रदेश में धामी सरकार ने जो भी फैसले लिए सभी में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे नीति तो बना लेते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते। बता दें, कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश को 15 दिन की कटौती के प्रस्ताव पर तैयार किया गया, लेकिन अब इसे 5 दिन की कटौती पर बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने 15 दिन की ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती ये कहकर करी कि बहुत नुकसान बच्चों का हो गया है, ऐसे में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 दिन कम होगा। लेकिन शिक्षकों के दबाव में आकर फिर एक बार यू टर्न लेना पड़ा शिक्षा मंत्री को और ये अवकाश मात्र 5 दिन की कटौती इसमें की गई है। तो ऐसे में अच्छा होता यदि शिक्षा मंत्री पहले ही शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेके या उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाले। चारधाम यात्रा के दौरान क्षमता के अनुसार पंजीकरण फुल होने के बाद 7 दिन के लिए ऑफलाइन काउंटर जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जिससे चारधाम यात्रा में आए करीब हजारों की संख्या में तीर्थयात्री ऋषिकेश में रुके हुए
हुए हैं। प्रशासन द्वारा इन यात्रियों को आईएसबीटी परिसर, धर्मशाला और होटल में ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए अक्टूबर तक के लिए 17,24,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 6,71,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन भी कर लिए हैं। देखिए, ऋषिकेश वाला जो पड़ाव है, यहीं से फिर एक्चुअली यात्रा शुरू होती है। और कभी कभार जो है ये भी देखने को भी मिलता है कि कुछ यात्री कतिपय कारणों की वजह से जा नहीं पाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे जो लोकल गुरुद्वारे हैं और वहाँ पे जो लोकल इंटर कॉलेज हैं, जैसे भरत मंदिर इंटर कॉलेज है और कुछ और स्कूल्स हैं, वहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के लोकल स्कूल और गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके रहने की व्यवस्था के लिए लोगों ने इंतजामात किए हुए हैं। और बाकी जहाँ पे फ्री लंगर इत्यादि की व्यवस्था हम लोग उनको जनता को उपलब्ध करा सकें, वहाँ पे भी हम लोग कंसर्निंग अथॉरिटी से बात करके उनको सुविधा मुहैया करा। खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस की। प्रदेश कांग्रेस ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का कहना है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा के चलते हर दिन का कूड़ा 10,000 किलो हो गया है और यात्रा की समाप्ति तक यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गरिमा महाराज ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निस्तारण के नहीं होने से पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। ज़्यादा चिंतनीय अब ये विषय बन गया है। 5,000 किलो से बढ़कर प्रतिदिन का कूड़ा 10,000 किलो हो गया है और यात्रा की समाप्ति तक ये समाचार पत्रों से पता चला है कि 5 करोड़ किलो जो है पहाड़ यहाँ पर कचरे का या कूड़े का ढेर का जमा हो जाएगा और वो सॉलिड वेस्ट है। जो वेस्ट है वो सॉलिड है, तो ऐसे में उसका निस्तारण कैसे होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, इस तरफ सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए बहुत मुसीबत आने वाले दिनों में बन सकता है। प्रकृति प्रेमी हम लोग हैं और हमारी यूएसपी टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, प्रकृति को हमारी एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा अगर इस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाया। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी सरकार को सचेत होना पड़ेगा या कोई एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित एक टीम ने होटल, गेस्ट हाउस, बस स्टैंड के आसपास की सभी दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर ओवर रेटिंग पाए जाने पर चालान भी किया गया। ये जो ऋषिकेश वाला स्ट्रेच है, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चारधाम वाली एरिया में पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी आश्रम्स भी हैं और लोग वहाँ पे रुकते भी हैं काफ़ी तादाद में, तो यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, सबकी चेकिंग जो है ज़िला प्रशासन की टीमें कर रही हैं। और एक तो क्वालिटी पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ पे ये होटल्स वगैरह हैं, तो जहाँ पे जीएसटी वगैरह लिया जा रहा है, तो अतिरिक्त सर्विस टैक्स चार्ज ना किया जाए, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और ये कार्रवाई अभी फिलहाल जारी रहेगी। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, विकासनगर में छात्र छात्राओं को स्कूली बसों और वैन से सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से बस का ऑडिट शुरू किया गया है। परिवहन विभाग की टीम स्कूली बसों और वाहनों को सड़कों पर चेक करने के बजाय अब खुद स्कूलों में जाकर जांच कर रही है। इतना ही नहीं, आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि पहले चरण में करीब 450 गाड़ियों का ऑडिट किया जा चुका है। ऐसे वाहन जो कि प्राइवेटली ओन्ड हैं और स्कूल के बच्चे ले जाते हैं, जैसे स्कूल वैन, उनको उनकी यूनियन से भी वार्ता की गई है। साथ में हमने उनका चालान किए हैं। लगभग 450 से ज़्यादा वाहन के चालान हुए हैं और 40 से ऊपर वाहन सीज किए गए हैं। उसके साथ साथ उनको हिदायत भी दे दी गई है कि किसी भी दशा में उन वाहनों को नहीं चलाएंगे जिनके कागज पूरे नहीं हैं। दूसरा, किसी भी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे ऐसे पैसे वसूल नहीं करेंगे जिससे कि जो कि अनैतिक हों और जो कि इल्लीगल। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम निर्माण के सभी कार्यों को समय से पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने अगले 6 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अधूरे पड़े कार्यों को
पूरा करने के लिए कहा। अभिनव कुमार ने कहा कि हल्द्वानी में ये स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमाऊं भर के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। लगभग आप जानते हैं लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ काम बाकी है यहाँ पर भी और स्टेडियम में भी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी काम बचे हुए हैं अगले 3 से 6 महीने में उसका पैसा सैंक्शन करा के और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार और खाद्य विभाग की कड़ाई के बाद लोहाघाट में अपात्र लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग में अपने बीपीएल राशन कार्ड जमा कराने शुरू कर दिए हैं। ब्लॉक एफजीआई चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक 60 से 70 अपात्र लोगों ने अपने बीपीएल राशन कार्ड विभाग में जमा करा दिए हैं। अपात्र राशन कार्ड धारकों को 31 मई तक अपने राशन कार्ड विभाग में जमा कराने का समय दिया गया है। उसके बाद विभाग द्वारा घर घर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। शासन द्वारा वर्तमान में आदेश दिए गए हैं कि जो अंत्योदय और पीएचएच परिवार जो मानकों से ऊपर चले गए हैं, जिसमें पीएचएच के लिए मानक 15,000 मासिक से ऊपर के कार्डों को स्वतः जमा करने के लिए आदेश दिया गया है। 31 मई तक कार्ड धारक स्वतः यहाँ कार्यालय में या क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं और उसके पश्चात 1 जून से सघन चेकिंग अभियान के बाद उन कार्डों में कार्ड धारकों पे एफआईआर की जाएगी और पुराने लिए गए राशन की भी वसूली की जाएगी। भले ही सरकार गरीबों के दिए जाने वाले राशन कार्ड को हाई टेक करने की बात कहती हो, पर अब इसे गरीबों की विडंबना कहें या फिर सरकारी अफसरों की लापरवाही, जो रुड़की में 1 महीने से वेबसाइट न चलने से घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि सुबह से दोपहर तक यहां लाइन में खड़े रहते हैं, बावजूद तो इसके उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन चली ना और 90% औरतें हैं, इसमें 10% मर्द है। औरतें देखो किस तरह के हालत बन रही है कोटे की, कंप्यूटर चल नहीं पा रहा है, नेट भी बहुत बड़ी परेशानी है। 2 दिन हो गए, कल नंबर नहीं आया, आज आ गए, इतना तो कोटा भी नहीं है जितनी मतलब की दिहाड़ी जा रही है। 17 से 18 राशन चढ़े हैं। एक राशन कार्ड को चढ़ने में 10 से 15 मिनट लग रही हैं। साइड 5 मिनट के लिए आती है, 15 मिनट के लिए भाग जाती है। जब से हम शुरू से माल बांट रहे हैं, इस महीने के शुरू से यही परेशानी हो रही है। पब्लिक आती है, बदतमीजी करती है, उनका भी टाइम खराब होता है। मजदूर आदमी है, आकर हमारे से भी गाली गलौज करते हैं और पब्लिक इतना परेशान है, हम माल नहीं दे पा रहे। ऊपर से विभाग का ऑर्डर है, बिना बायोमेट्रिक के आप किसी भी आदमी को माल नहीं देंगे। परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों में लगाई जा रही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मामले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभागीय अफसरों के साथ ही पुलिस ने भी फर्जी नंबर प्लेट की जांच शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की टीम ने देहरादून की करीब 8 दुकानों में छापेमारी की, जिसमें 2 दुकानों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाई जा रही थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने दुकान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जिम्मेदारी डीलर्स की गई है, जबकि पुरानी गाड़ियों और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों में प्लेट लगाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। ये संज्ञान में आया था कि कुछ जो नेम प्लेट बनाते हैं वो लोगों ने गाड़ी की प्लेट बनानी शुरू कर दी है, जो कि पूरी तरह इलीगल है, क्योंकि अब राज्य में सिर्फ HSRP प्लेट बन सकती है। साथ में उनके द्वारा कुछ फर्जी HSRP प्लेटें भी बनाई जा रही थी, जिसके लिए हमारे द्वारा दुकानों पर छापे मारे गए और ये दुकानें 8-9 दुकानों पर हमारे द्वारा छापे मारे गए। इसमें से 2 दुकानों पर हमें ऐसी HSRP प्लेट मिली जो हूबहू ओरिजिनल जैसी लग रही थी, तो उसके खिलाफ हमारे विभाग ने उनके खिलाफ तहरीर दी है और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब उनके ऊपर जांच करके उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ चामी गांव में शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर बनी सड़क पिछले कई सालों से बदहाल पड़ी हुई है। सड़क में जगह जगह पर गड्ढे हो जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सड़क के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक किसी ने कोई सुधि नहीं ली, जिस कारण अब ग्रामीणों ने नाराजगी देखते हुए आक्रोश व्यक्त किया। चामी खेती मोटर वाहन मार्ग है। इस रोड को कटे हुए लगभग 10-12 साल हो चुके हैं और जो रोड की लोक निर्माण विभाग के द्वारा कटाई गई है और इस रोड का हमारे शहीद भाई लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम इस सड़क को रखा गया है। और हमने विभाग से कई बार ये बोला था, पत्र के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से, कि पहले रोड का सुधारीकरण किया जाए,
उसके बाद वहाँ पर सैनिक के नाम का बोर्ड लगा जाए, लेकिन विभाग ने हमारी बातों को अनदेखा किया। आज जिसका खामियाजा पूरी क्षेत्रीय जनता भुगत रही है। रोड पे जो 1 किलोमीटर लगभग डामर हुआ था वो पूरा उखड़ चुका है। लक्सर में नगर पालिका परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदारों में प्रशासन से अपनी दुकानें शिफ्ट करने का भी समय मांगा, लेकिन कार्रवाई जारी रही। नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले इन लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दे दिया गया था, अनाउंसमेंट भी किया गया था, मगर इन लोगों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। हमने 15 दिन से पहले नोटिस भी दिया और हमने अनाउंसमेंट भी किया ये अतिक्रमण हटाने के लिए, परंतु इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने कुछ नहीं हटाया। तो इसलिए पूरी जिलाधिकारी और हमारे उप जिलाधिकारी के आदेशानुपालन में सभी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। देहरादून के गढ़ी कैंट हरनोल गांव में एक जमीन का मामला सामने आया है, जहां एक जमीन पर 2 पक्षों ने अपना दावा ठोका है, जिसमें पहले पक्ष ने जमीन पर उगाई फसल पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन उनकी है और वो अपनी जमीन की 4 दीवारी का काम करवा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस के पास शिकायत गई, जिसके बाद एसपी सिटी ने मामले की जाँच के आदेश जारी किए। मैंने वहाँ पर 7 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद आगे बेची है ज़मीन कुछ लोगों को, और वहाँ पे कब्जा नहीं करने देते। कब्जा हमारा था, बार बार उसको जो प्रेम सिंह आले कभी तार बार तोड़ देते हैं, कभी कुछ। उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, सारी रजिस्ट्री दाखिल खारिज हमारे पास है। गलत बयानी मीडिया में करते हैं, हमें मेंटली हैरेस कर रहे हैं, कभी कहीं कंप्लेन कर रहे हैं, कभी कहीं कंप्लेन कर रहे हैं। उनके पास कोई कागज़ नहीं है ज़मीन का, और 17 लोगों को परेशान करके रखा हुआ उन्होंने। तो देखिए, थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत हरनौल एक जगह है जहां पर पिछले दिनों एक पक्ष आया था, जिनके द्वारा बताया गया था कि दूसरे पक्ष ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। आज जो है उससे संबंधित दूसरा पक्ष आया था, जिनके द्वारा अपने ज़मीन से संबंधित कागजात दिखाए गए हैं। तो इस संबंध में थानाध्यक्ष को जाँच करने हेतु बताया गया है, और साथ ही लोगों को बताया गया कि संबंधित विभाग में जाकर के अपनी ज़मीन से जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें। खटीमा में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद खटीमा चौराहा से पीलीभीत रोड पर 800 मीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। कनिष्ठ अभियंता जल संस्थान ने बताया कि पीलीभीत रोड पर जल संस्थान के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी खटीमा विभाग द्वारा रोड के चौड़ीकरण होने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें हमारे विभाग से भी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए मांगा गया था। तो उसी के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य हमारा आज हमने शुरू कर दिया है। ये खटीमा चौराहे से वन विभाग की चौकी तक 800 मीटर इसमें पाइपलाइन शिफ्ट। श्रीनगर गढ़वाल में स्लाटर हाउस की जगह नियमों के खिलाफ घर के अंदर मीट कटान के साथ खरीद फरोख्त का मामला जो है वो सामने आया। मामला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और मांस व्यापारी के घर का जुड़ा है, जहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर में रखा 30 किलो से ज्यादा चिकन और मटन बरामद किया गया। व्यापारी का चालान काटा गया है। पुलिस, नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बरामद मांस को ट्रेचिंग ग्राउंड में दबाकर नष्ट कर दिया। आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में ही जो है मांस का विक्रय कर रहा है और काट रहा है। उसका वीडियो वायरल हो रहा था, तो उप जिलाधिकारी महोदय का ही मुझे फ़ोन आया। तो इसके बाद हमने जो है पुलिस को साथ में लेकर के और नगर निगम की टीम को साथ में लेकर के उस व्यक्ति के घर में जो है जाकर के दबिश की। तो वहाँ पे हमें फ्रिज के अंदर रखा हुआ बेचने के लिए 30 किलो के आसपास जो है मटन और चिकन रखा हुआ प्राप्त हुआ, जिसको जो मौके पे जब्त करके उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और मांस को जो है नगर निगम के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड में दबा दिया गया। रुड़की के नारसन में देर रात हाईवे पर SBI का ATM तोड़ने का प्रयास किया गया। तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तीनों आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले बताए गए हैं। रात को बॉर्डर चौकी नारसन क्षेत्र में जो है सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो है SBI का ATM काटने की खिलाफ में उसके पैसे ले जाने की उसमें, तो इस पर जो है चौकी प्रभारी और मैं उसके वहाँ गए थे, तो ATM के शटर का ताला इनके द्वारा काट दिया गया था और एक कैमरा जो है बाहर निकाल के रख दिया गया था। तो मौके पर ही पकड़ लिए गए 3 लोग। इनके पास कटर और कैमरा काटना, स्प्रे और प्लास आदि बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं और उनमें से एक अभियुक्त के पास तमंचा मिला है, जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और माननीय न्यायालय के समाचार पेश किए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार।
गैरसैंण में होगा धामी सरकार का बजट सत्र। 7 जून को सत्र आयोजित करने के लिए शासन ने भेजा प्रस्ताव। आम बजट में शामिल होंगे आम जनता के सुझाव। चंपावत उपचुनाव के लिए बचा 10 दिन का समय। जीत के दावे के साथ बीजेपी चुनाव को बता रही एक तरफा, तो कांग्रेस कर रही खटीमा का इतिहास दोहराने की बात। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, हर फैसले के बाद बैकफुट पर आ रही सरकार, 15 दिन के बजाय 5 दिन की होगी कटौती। और चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालु की संख्या फुल होने से 7 दिन के लिए पंजीकरण बंद। ऋषिकेश में फंसे कई हजार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन अलर्ट।